अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। जब भी कोई ऐसा मौका होता है जहां पे फैमिली की बात होती है, जब सब ने मिल के बैठना होता है या छुट्टियों की बात होती है, तो एटलीस्ट मुझे एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं उन लोगों को याद ना करूं जो हमारे ख़ानदानों का बहुत अहम हिस्सा रह चुके हूँ। उन लोगों को याद ना करूं जो मुल्क के लिए बहुत कुर्बानी दे चुके हूँ। मेरा अपना ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जहाँ पे गाज़ी भी है और शहीद भी है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। और मुझे लगता है कि एक सहाफ़ी की हैसियत से और एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारी बहुत बड़ी समाजी ज़िम्मेदारी है कि हम बार बार आएँ और इन इशूज़ पे बात करें और अपने मुतल्लिका इदारों को हमारे वो भाई जो कि शहीद हो चुके हैं, जो कम उम्री में भी शहीद हुए, जो एक्सपीरियंस लोग हमारे शहीद हुए, उनको याद करें। और ये जज्बा कभी ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं देता। कभी भी हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हों या कभी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हों और जब भी सिक्योरिटी की बात हो रही हो, तो मैंने ये बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुना है, इवन हमारे राइवल्स के मुंह से भी सुना है कि जो जज्बा पाकिस्तानियों में है वो जज्बा कहीं नज़र नहीं आएगा। शायद आप डिफेंस में हमसे ज़्यादा हो, शायद आपका डिफेंस का बजट हमसे बहुत ज़्यादा हो, शायद आपके पास मशीनरी या टेक्नोलॉजी में आप हमसे बहुत ज़्यादा हों, लेकिन जो जज्बा है उसका कंपैरिजन नहीं है। चाहे वो एक आम पाकिस्तानी का है या चाहे वो पाकिस्तानी फ़ौजी का है, और वो ये जज्बा ही है जो कि आपको स्पीचलेस कर देता है। और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के लिए हमेशा रास्ते बनाए हैं और आइंदा भी बनाएगा। उन लोगों की कुर्बानियाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती रही हैं जिनका हम आज भी ज़िक्र करने जा रहे हैं। मेरे साथ शहीद कैप्टन सबी इब्रार साहब के वालिदैन मौजूद हैं। सभी हमारे भाई थे, वो शहीद हो गए 20 जून 2020 को नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। बड़ी बहादुरी से उन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया, किस तरह से मुकाबला किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शहीद कैप्टन सभी के वालिदैन नैयर इब्रार साहब और रुबीना इब्रार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे ज्वाइन करने के लिए। रुबीना साहिबा, मुझे मुझे एक इंसान की हैसियत से भी ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है पूछना भी और एक्सपीरियंस करना भी, कि हम छोटे होते से ही सुनते हैं कि जो शहीद का मकाम है वो किसी का मकाम नहीं होता। शहादत के लिए तो लोग स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे बताइए, थोड़ा सख्त और मुश्किल सा सवाल है, लेकिन हमें क्यूरोसिटी होती है कि जब आप बन जाते हैं शहीद के वालिदैन, तो क्या वो जो हम बचपन से सुन रहे थे कि आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो एक इस तरह का सब्र आता है और एक इस तरह के तस्कीन अल्लाह ताला आपके दिल में डाल देता है इवेंचुअली। तो ऐसे क्या आपने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया? बतौर वालदेन है तो ये बहुत मुश्किल। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यूज़ फॉलो किए हैं रास्ते में भी, तो वो मुझे पता है आपके लिए बोलना बहुत मुश्किल है और ये एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसपे बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, नैयर साहब, आप बताइएगा कि एज अ पेरेंट व्हाट डू यू फील। उसका तकलीफ़ वाला एलिमेंट तो हमें पता है, जी जी। लेकिन वो जो एक एक्स फैक्टर है शहादत का, वो जो एक एक्स फैक्टर है, वो आप किस तरह से महसूस करते हैं अपने बेटे के लिए? वो तो खुशी है हमें, मेरे बेटे ने बहुत बहादुरी का बहादुरी का काम किया है, लेकिन एज ए वालदेन ये बहुत मुश्किल है। और वो आपका वॉज ही फर्स्ट चाइल्ड पहले आपकी जी औलाद जी, थी? जी, ये फर्स्ट। पहला बेटा। तो उनको शौक था अब आर्मी में जाने का? उनको भी शौक था, हमें भी शौक था, बचपन से हमारा शौक यही था कि वो ये आर्मी में जाए। लेकिन मैं आपको सुन रही थी वो पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे जी जी जी। और फिर उनको इंस्पिरेशन आई कि उन्हें ये करना नहीं, चाहिए। शुरू से तो वो बहुत ज़्यादा खुद इंटरेस्टेड थे। स्कूल के ज़माने में उन्होंने स्काउटिंग में बड़ा पार्टिसिपेट किया। उन्होंने हर साल मरी जाना, लाहौर जाना, बैजेस वगैरह उन्होंने विन किए। फिर एफएससी के बाद बस एक अचानक ही उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में। तो हम खामोश हो गए। हमने कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया कि आपने ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो वो जो उनकी मर्ज़ी होती है वो, तो हम वो चले गए तो हम खामोश हो गए। हमने कहा ठीक है, इनका मतलब इधर ही है तो जाने दें। लेकिन अभी मेरा था थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ था, तब वो कहने लगी कि मेरी क्लास फेलोज वो अप्लाई कर रहे हैं, अम्मा मैं भी कर दूँ। मैं कहा बेटा आपका दिल है तो कर दो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बस फिर उन्होंने अप्लाई किया, अल्लाह के हुक्म से वो सिलेक्ट भी हो गए, फिर चले गए। और लकीली उनका हमेशा से ही काकूल का ड्यूरेशन जो होता है फिर ये 2 साल का होता है। जब वो गए थे उस वक्त 1.5 साल का था। 2-3 बैजेस ऐसे थे जो 1.5 साल में निकले थे, तो उनमें से ही ये भी थे।
लेकिन आपके बेटे जिन हालात में गए फ़ौज में, वो उस वक्त भी आज से 5-7 साल पहले, तब ज़्यादा मुश्किल हालात हुआ करते थे। जी बहुत तो ज़्यादा आप लोग मुश्किल। रिलक्टेंट नहीं थी कि फ़ौज में नहीं जाना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा कभी नहीं था, सोचा ही नहीं कभी। मतलब इस तरह का वो नहीं था कि एकदम से हम इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नहीं थे? कर रहे थे। हम्म, वो शायद कभी जहन में आया नहीं ऐसा। तो हमने यही कहा बस फौजी है और मतलब उसने तो लड़ना है ही लड़ना है, उसने चले जाना है, ये नहीं सोचा। ये कोई भी नहीं सोचता, और ये कोई भी और ख़ास तौर पे माँ बाप तो कभी भी नहीं कभी भी सोचते। नहीं, कभी भी नहीं सोचते। अच्छा मुझे बताइए, उनके जब वो बड़े हो रहे थे सभी शहीद, तो वो तब की उनकी कोई बात बताएं, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? एम्बिशियस थे? क्या सोचते थे अपनी बहुत ज़िंदगी के बारे में? खुश इखलाक, सबसे दोस्ताना माहौल में रहना, छोटे बच्चों को प्यार करना, बड़ों के साथ दोस्ती, छोटे से लेके बड़े तक उनको सब बहुत प्यार करते थे। एक तो वैसे भी वो पहली औलाद थे हमारी, तो उस वजह से भी नान के दाद का दोनों में बहुत उनको रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन वो वैसे भी मेरे साथ भी, पापा के साथ भी बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल में, हमने कभी वो नहीं फील हुआ कि हमारे बच्चे हैं। दोस्त होते थे, हर बात शेयर करना, जो उनके दिल की बात है, जो उनको चाहिए, जहाँ उन्होंने जाना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो झूठ बोल के कहीं गए हों, उन्हें ऐसा लगा हो कि मम्मा हमें इजाज़त नहीं देंगी, तो वो बता के जाते थे। कभी मेरा दिल वो होता भी तो मुझे बहला देते थे, मम्मा उधर होता तो कुछ भी नहीं, मम्मा हम सारे जा रहे हैं ना, अकेला थोड़ी मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो चले जाते थे। लेकिन ये नहीं किया कि कभी झूठ बोल के गए कि हम उधर जा रहे हैं और जाते वो दूसरी लेकिन जगह वो थे। आपकी परवरिश पे ऐसी थी ना कि आपके शुक्र है बच्चे अल्लाह का कि मेरे बाकी दोनों बेटे भी वो भी ऐसे हैं, कभी नहीं ये करते। कभी वो तो घर से बाहर तो दोस्ती ऐसे है ही नहीं कि वो हर वक्त घर से बाहर रहे, वो रहते तो घर में ही हैं, लेकिन बस सिर्फ काम के लिए बाहर थे। सर आपकी फैमिली में बाकी और भी लोग हैं आर्मी में, पहले रहे? मेरे कज़न के बेटे हैं, एक मेजर हैं और एक गाजी हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही उनको जो है ना जी जी, जख्मी हो गए थे। तो इससे भी बहुत इंस्पिरेशन आती है बच्चों को। जी। अच्छा आप बताइएगा कि आप कुछ उनकी बचपन की यादें, किस तरह की पर्सनालिटी थी उनकी, आपके ज़्यादा क्लोज थे? मैं सुन रही थी आप दोनों को, तो आप कह रहे थे कि इनसे फिर भी छुपा लेते थे जब चोट लगी, लेकिन आप हाँ जी ऐसे ही था कि कई दफ़ा उधर चोट वगैरह लग जाए या कहीं ऑपरेशन में जाना हो तो मुझे बता देते थे कि मैं जा रहा हूँ, मामा को नहीं बताना। तो बस एक दफ़ा ट्रेनिंग के दौरान ही उनको जो है ना चोट लग गई थी। तो गए हम लोग, जब फर्स्ट आरवी थी, तो मुझे बताया कि मैं ऐसे गिरा हूँ तो मुझे चोट लगी है, तो मैं इसलिए लंगड़ा के चल रहा हूँ। तो मामा ने जब पूछा है तो कह रहे मैंने बैग डाला है, वो होता है, तो इसी वजह से ना, बैग की वजह से मेरा डाला होता है ना एक साइड पे। जब हम गए हैं पीएम में तो वो थोड़ा सा यूँ लंगड़ा के, मैं उसकी टांगों की तरफ ही देख रही थी, तो कहते हैं नहीं मम्मा आपको हमें फील हो रहा है, ये मैंने बैग डाला हुआ है ना इस वजह से। मैंने कहा नहीं, मैं मम्मा हूँ ना आपकी, मुझे नज़र आ रहा है आप कभी ऐसे चले ही नहीं, कब बहुत दफ़ा आपने वज़न उठाया बेटा, ऐसे तो आप कभी भी नहीं चले। कहते नहीं मम्मा आपको फ़ील हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इनको बताया है कि मैं पता नहीं भागता हुआ गिरा हूँ या कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे नहीं बताया, बाद में भी नहीं बताया, माना ही नहीं है उन्होंने कि मैं गिरा हूँ और मुझे कोई चोट लगी है या कुछ हुआ है। नहीं मम्मा आपको ऐसे ही फील हो रहा है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो उनको ये हमेशा होता था कि आप नाराज़ ना हो जाए और आपको कुछ बुरा मुझे ना लग दुख जाए। नहीं देना चाहता था, और ये नहीं पता कि वो एक दिन रात के 2 बजे मेरा बीपी हाई हो गया। दोस्त आए हुए थे और दोस्तों को लेके 2 बजे मुझे हॉस्पिटल भागा है। नहीं मम्मा, मैं कह रही थी बेटा अभी ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मा जी कुछ हो रहा है ना आपको, आपके सर में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है आपको, मैं लेके जाऊंगा आपको। और उसी वक्त दोस्तों समेत के 20 को दोस्त उसका साथ जो उस दिन साथ गए थे वो आए, फिर कहते हैं आंटी आप रो रही है ना, आपको पता है वो आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा मुझे बताएं कि कोई अब बचपन की कोई उनकी शरारत जिस पे आप उनको बार बार मना करती हो कि ये नहीं करो चोट लग जाएगी, या ऐसी कोई चीज़? होते हैं ना बच्चे जब ग्रोइंग एज में, टॉडलर्स होते हैं, थोड़े बड़े हो रहे होते हैं। नहीं बस वो अपने खिलौनों के साथ ही खेलते थे, या उसे पानी का बहुत शौक था। मैंने कपड़े धोने बैठना तो वो मेरे साथ कपड़े धोने लग गए, मैंने भी धोने। अब जितना मर्जी मना करो नहीं, फिर मैं आखिर उनको एक
टब दे के थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा उनको दे के अपने साथ बिठाया करती थी कि अच्छा चलो ठीक है बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता था, कोई ख़ास ऐसी शरारत नहीं करते थे। अलबत्ता इंजीनियरिंग का शौक़ कह लो, बचपन से जितने खिलौने महंगे से महंगा खिलौना भी आना ना, वो तोड़ के उसमें से मशीन निकाल के हाँ। उसकी अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाना। कभी पंखा बना रहा है, कभी कुछ फिरा के मुझे दिखाना, मम्मा देखो मैंने क्या बनाया। क्रिएटिव बच्चों की निशानी होती है। मम्मा मैंने देखो क्या बनाना। जो भी खिलौना है उसे तोड़ के अंदर से मशीन निकाल लेते। हाँ। अच्छा, मैं आप दोनों को सुन रही थी तो आपकी बातों से, आप दोनों की बातों से लग रहा था कि आपने अपने बच्चों को बहुत करीब रखा है। इतना इस तरह का करीब नहीं कि ओवर प्रोटेक्टिव होना, बल्कि इस तरह का करीब कि वो आप अपनी चीज़ें आपसे के साथ शेयर कर सकें, और आपने भी अपने बच्चों को बहुत स्पेस दिया। तो सर आप बताइएगा कि ये जो पेरेंट्स में ये जो चीज़ होती है कि बच्चे को इतनी स्पेस देना कि वो फिर उसमें अच्छी फ़ैसला साजी की एबिलिटी भी आना, और फिर जिस मकाम पे अल्लाह ताला ने आपको और आपके औलाद पे पहुंचाया, जी जी। तो इसमें वो कौन सा ऐसा की थी पेरेंटिंग की जो आपने आजमाई थी अपने बच्चों के लिए? ये ऐसे होता है ना कि बच्चे जो है ना, बच्चों के साथ दोस्तों की तरफ रहे ना, तो वो बच्चे कोई भी बात हो ना तो वो माँ बाप को बताते हैं, शेयर करते हैं। तो इसीलिए हमने बच्चों को कभी डांटा नहीं है, दोस्तों की तरह रखा है, और बात शेयर की है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, मैं आपके पास आने से पहले भी रास्ते में भी सोची थी कि मैं आपसे शेयर करूँगी। हमारी ख़ानदान में जब एक शहादत हुई तो जो लोग हम ख़ानदान के लोग थे वो तो थे ही वहाँ पे, हम तकरीबन 20-22 लोग जो इमीडिएटली घर में आ जाते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा आप यकीन करेंगे कुछ देर के बाद जौक दर जौक आना शुरू हो गए लोग घर पे, मदरसे के बच्चे आ रहे हैं, और हम लोग एक लम्हे के लिए कि इतनी सी जगह कहाँ से लाएं, कि गली में नहीं है जगह, घर में जगह नहीं है, मेन रोड तक के लोग, मुझे भी गूज़बम्स हो रहे हैं आपको ये बताते हुए। तो आप भी इस चीज़ से गुजरे कि जो लोग हैं वो एक और कैफियत में आपसे मिलना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो भी बिल्कुल कैफियत ऐसा हो। ही है। मेरा ख्याल है कि पिंडी में कोई घर ऐसा नहीं था। मैं स्कूल टीचिंग करती थी और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आसपास के भी बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते थे, तो पेरेंट्स हर वो पेरेंट्स जिसको हम नहीं भी जानते थे ना, वो भी हमारे घर में आया। हर दूर दूर से जिसको पता चला वो हमारे घर में आया। यहाँ जब आए हैं तो उन दिनों कोरोना पीक पर था, तो कोहटा से एसी आ गई, लेडी थी ऐसी, वो लेने अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ कि वो लाइनें मेंटेन एसओपी के तहत में बंदों को जो है ना खड़ा करने के लिए आई थी। लेकिन इतनी दुनिया आ गई थी कि वो साइड में खड़ी हो गई हैं, उनका है कि बस मेरे बस में नहीं है। वो एक साइड पे होके खड़ी हो गई कि ये बहुत मुश्किल है कि इनको मेंटेन करना। वो सब इकट्ठे थे और इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ से हमारे जहाँ हम रहते थे सर सैयद चौक, वहाँ मोहल्ले के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, वो वहाँ से मोटरसाइकिलों पर पैदल यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि वो जो शहीद को देखने का मैंने वो खुद ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया तो ऐसे लग रहा था कि एक अजीब है। जब हमारी फैमिली में ऐसा वाक़या हुआ तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं घर में, और आप उन्हें मना नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आमतौर पर आप बिल्कुल विटनेस नहीं करते। तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें फिर आप अल्लाह ताला से करीब भी बहुत महसूस करते हैं कि जो आपका दर्द है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, या जो आपकी खुशी है वो कहाँ कहाँ तक पहुँची है, या वो जो आपका गुरूर है, जो अल्लाह ने आपको गुरूर एक अता किया है, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो सर जब आपने एक्सपीरियंस किया तो वो अपनी बताइएगा। एकदम से हम मोतबर हो गए जी। बस ये फील हुआ कि हर बंदा हमारी तरफ खिंचा आ रहा है, जैसे कोई अनहोनी होगी और हमें उसका सेहरा हमारे सर पे है। तो कितनी खूबसूरती से आपने एक लफ्ज़ में इसको कह दिया है और बहुत खूबसूरती से आपने कहा है। तो सर आपने ये जो कह रही हैं कि एक मोतबर होने का एक लम्हे के लिए आप एक बिल्कुल आउटस्टैंड कर जाते हैं इतने ज़्यादा क्राउड में अपनी औलाद के किसी कारनामे की वजह से। तो सर आपके लिए वो लम्हा कैसा था? जी मेरा कज़न है, तो वो कह रहा है, उसने मुझे जब देखा है तो कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि नहीं पता नहीं कैसे जिएगा, तो मैं आपको देख के तो पता ही नहीं चल रहा कि आपका बेटा जो है ना इस दुनिया से चला गया है, तो आप ऐसे लोगों को जो है ना संभाल रहे हैं, उनको जो है ना। जी,
गाइड कर रहे हैं। और सर हमारे घर इतने लोग हो गए थे कि पानी पिलाना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल ऐसे। मैं मतलब मुझे खुद मैं आई वाज पार्ट ऑफ द होल थिंग, तो पानी पिलाना मुश्किल हो गया था। और रमज़ान का महीना था और लोगों का रोज़ा था, बल्कि हमने जो ज़्यादा ज़ईफ़ लोग थे उनको बोला कि वो पानी पी लें यही क्योंकि दिन इतनी थे, शदीद गर्मी है। यही दिन थे 20th जून को। अच्छा, उनकी शहादत भी रमज़ान में थी। 20th जून को, अच्छा, गर्मी में। रमज़ान के बाद। हम्म, तो लेकिन ये कि यहाँ जब हम ये कॉन्फिडेंट का इधर आया है तो गांव वालों ने बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने पाइपें लगा दी पानी की, टैंक मतलब वो ड्रम रख दिए पानी के भर के, ठंडे पानी के कूलर रख दिए उन्होंने। बहुत, हमें नहीं पता किसने क्या किया, लेकिन हम तो सारों ने सुबह आए, मिलकर। रात को तो ये हुआ है वाकया, शाम को हम लोग तो सुबह आए हैं, लेकिन आगे सब कुछ सारा इंतज़ाम, कबर वगैरह हर चीज़ इन्होंने किया हुआ था। लोगों ने सारा कुछ किया हुआ था। और औलाद को तो रुतबा मिलता ही है, लेकिन जो माँ बाप को एक अल्लाह ताला पोजीशन देता है दुनिया वालों के सामने, आपकी अपनी नज़रों के सामने, और आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि जिसको आपने इतना लंबा सफ़र एक बच्चे के साथ तय किया है वो उसको ये मकाम अता होगा, तो उसकी वजह से भी नॉर्मल पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रेंथ और सब्र तो महसूस करते होंगे आप। बस अल्लाह ताला खुद ही दे देता है। खुद ही दे देता है, वरना ये बंदे के बस की बात नहीं है। और मैंने मोस्टली जो शहदा के पेरेंट्स हैं उनका यही सर रवैया देखा है कि बड़े कंपोज्ड और बड़े यकीन के साथ, और उसमें जितना भी आपको जितने भी आंसू आ रहे हैं लेकिन बड़ा कंट्रोल्ड रवैया है, तो ये इतनी ग्रेस के साथ आप लोग इसको हैंडल कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, ये बहुत इंस्पिरेशन है। आपको याद होगा जब एपीएस का अटैक हुआ था तो आपके बहुत आप जैसे बहुत सारे वालिदैन जो छोटे बच्चे जो स्कूल गए और फिर वापस नहीं आए, तो उस वक्त भी वो जो वालिदैन थे वो इंस्पिरेशन ही थे। बिल्कुल, कि उनका जज्बा उधर ही है। अब मेरे अपने बच्चे एक पॉइंट तक ईपीएस में पढ़ते रहे, लेकिन ये कि हमने नहीं देखा कि लोग डर गए हों, नहीं कोई कि उस फलां स्कूल में नहीं भेजना या फलां इदारे में नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। और आप ये भी बताए थे कि आपके जो बाकी बच्चे वो भी फोर्सेस में जाना चाहते हैं। दोनों ही जाना चाहते थे। वो बड़ा वाला तो उसी वक्त तैयार हो गया था कि मैं जाऊंगा, हालांकि उसने शुरू से लेकर अब तक उसकी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं आर्मी में जाऊं। छोटा करता था लेकिन दरमियान वाले कभी नहीं। लेकिन भाई की शहादत के बाद तो वो ऐसे विलिंग हुआ था, मैं उसकी शक्ल देख के हैरान हो रही थी कि ये एकदम से, वो सभी उसको कहते थे ना चलो मैं मरी जा रहा हूँ, मेरे साथ मरी चलो, जब स्काउटिंग के साथ जाते थे तो कहते थे मैं नहीं जाता। छोटा फ़ौरन तैयार हो जाता था, लेकिन वो वजी बिल्कुल तैयार नहीं होता, कहते मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैं मम्मा के पास ही रहूँगा। फिर वो सभी भी यही कहते थे, मामा जी मैं और समी जाएंगे, वजी आपके पास रहेगा, कोई तो आपके पास भी होना चाहिए ना, हम दोनों आर्मी में चले जाएंगे तो कोई तो आपके पास। फिर मैं कहती थी चलो ठीक है, इसका ये विलिंग भी नहीं है, लेकिन वो एकदम से वो इतना विलिंग हुआ, मैं उसकी शक्ल देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वजी है जो कभी मानता ही नहीं था, भाई के साथ नहीं जाता था तो अब अकेला जाने के लिए। बस वो शायद 1-2 महीने उम्र का डिफरेंस आ गया, फिर वो रह गए। लेकिन अभी छोटे का है बोट, अब देखें जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा सर, उनका कैसा था अपने भाइयों के साथ, किस तरह का रवैया था? होता है ना बड़े बहन भाई थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। छोटे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था ना उसके साथ, हर चीज़ जो है ना उसको शेयर करनी और उसको ला वो तो मुंह से निकालता था और पूरी बात होती थी भाई 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 भाई, शरारतें करनी, उसको मजाक में मारना। अच्छा, 5 साल उन्होंने सर्व किया, तो वो कौन सा ऐसा टाइम था जब बहुत देर से छुट्टी मिली और आपको भी परेशानी हो कि जैसे लॉन्ग कोर्स के दौरान कितनी मुश्किल से देर से छुट्टी मिलती है, हार्डली ईदों पे लोग घर आते, तो वो कौन सा? तो नहीं आते ईद, अच्छा ईद पे भी नहीं आते? अच्छा, बाई चांस ही 1-2 ईदें हमारे साथ की हैं उन्होंने बस, वरना बाकी उधर ही होती थी। एक दफ़ा बस मेरा ख्याल है 3-3.5 माह बाद छुट्टी हुई है, वरना आ जाते थे। कहाँ पोस्टिंग रही उनकी? सबसे पहली पोस्टिंग उनके सियाचिन में थी। अच्छा, 1.5 साल उधर सियाचिन में रहे हैं, फिर उधर से वापस आए हैं तो बदीन में हुई है, सिंध में 5 साल के लिए हुई थी, लेकिन वहीं से फिर अभी 1 साल ही गुजरा था तो वहीं से 3 साल के लिए वजीरिस्तान में आ गई, शुमाली वजीरिस्तान जी। तो वो तो सर सियाचिन के क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए? सियाचिन की तो बहुत सख्त मौसम, बहुत सख्त है। इन दफ़ा तो बस ऐसा होता है कि बर्फ़ पड़ती रहती है, वो मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस कैसा बताया वहाँ से वापस आके? बताते नहीं थे वो, सख्ती वाली बात कोई भी नहीं बताते थे। अच्छा, तो लेकिन ये कि वहाँ पर भी
वो वीडियो बनाने लेते, तस्वीरें बना के कमेंट्री करके ऐसे बाहर कर करके वो फिर मुझे भेजते थे, मामा ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मामा देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ। और जब वापस आए हैं तब बताया है कि मामा जी वहाँ इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ होती थी, एक कदम हमारा स्लिप होता तो हम बस चले जाते, यूँ था। लेकिन जब तक उधर रहे हैं वहाँ नहीं बताया कि हमारे साथ ये होता है या कुछ होता है कि अच्छा, मतलब आप वहाँ लोगों ने इतना उनकी खतरनाक। शादी, उनकी शहादत से कितना अर्सा पहले की थी सर? आप सात 6-7 महीने पहले। 6-7 माह पहले। जी। अच्छा, तो वो फैमिली के साथ ही थे? बदीन में आप गई थी? और नहीं। वज़ीरिस्तान में तो फैमिलीज नहीं जा सकती। जी, अच्छा, तो वो फैमिली वजीरिस्तान में थे जब वो शादी खुद, हुई। और उनकी फैमिली आपके पास थी? जी। अच्छा, तो वाज ही विलिंग टू गेट मैरिड? वो होता है ना कि काम में इतने लगे हुए हैं कि अभी रुक जाए शादी के लिए, उन्होंने कहा, पेरेंट्स ने कहा तो कर लेते शादी? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं जब पूछा है तो कहते हैं ठीक है, शादी के लिए कुछ भी नहीं कहा। फिर जब कह रहे थे कहते हैं जब मामा जी 6 महीने रह गए मेरे उधर से, मैं वापस आ जाऊँगा, तो फिर हम जब दीन जाएंगे तो मैं मतलब अपनी मिसिस को साथ लेके जाऊँगा, तो साथ आप भी जाओगे। मैं कहा बेटा मैं स्कूल जाऊँगी, मैं कैसे जाऊँगी, मुझे कोई छुट्टियाँ थोड़ी हैं। नहीं मामा जी फिर वो अकेली कैसे घर में रहेगी, मैं तो घर में नहीं आऊँगा ना, तो वो अकेली कैसे घर में रहेगी, तो आप साथ जाओगे। मैं कहा बेटा अभी, कहते अभी मम्मा कोरोना की छुट्टियाँ हैं ना, आपको भी छुट्टियाँ होंगी तो फिर आप चले जाना मेरे साथ। मैं कहा बेटा जब आप जाओगे फिर चलो, जब आओगे वापस तो फिर देखते हैं, अल्लाह खैरियत रखे। कहता चलो देखते हैं, आप जाओगे या दूसरी मम्मा जाएंगी, मतलब अपनी मिसिस की मामा को। कहता कोई तो साथ जाएगा, अगर आप नहीं गई तो फिर मैं उनको लेके जाऊँगा, अकेले तो नहीं रह सकते। लेकिन ये पता ही नहीं था कि जाना, वापस आना ही वहाँ से नसीब नहीं हो। जी, और सर बताइएगा कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो इनकाउंटर हुआ था उनका टेररिस्ट के साथ, जी। और वो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज़। वो तो तकरीबन 2 बजे तक तो घर में बातें करते रहे हैं, हम्म, अपनी मिसेस के साथ, छोटे भाई के साथ व्हाट्स पे बात होती रही है। तो उसके बाद गए हैं, मैं अभी जा रहा हूँ ऑपरेशन पे जा। ऑपरेशन के लिए। तो उनको पता चला है कि कोई दहशतगर्द आए हुए हैं गांव में। तो एक लड़का और था पीछे हमारे इधर, सरगना कोई आया हुआ था ना, कमांडर था। कमांडर जो होते हैं तो वो छुपे हुए हैं। तो लेकिन वो जो मुखबिर था ना जिसने बताया, उन्होंने इनको बताया कि वो आया हुआ है, और जाके उनको भी बता दिया कि वो आ रहे हैं। बस फिर उन्होंने एम्बुश कर लिया इनको जब गए हैं। तो ये आगे जब बढ़े हैं तो 2 ही थे इनके साथ, एक सिपाही था नवीद, ये दोनों आगे बढ़े हैं। तो जैसे ही वो दालान में उतरे हैं तो सामने कहते हैं वो खड़े हुए थे जो कमांडर थे, आमना सामना हो गया, बिल्कुल आमना सामना थोड़ा सा था। तो वो वायरलेस पे बताया होगा, हमें तो नहीं पता। तो कहते हैं सर अब मैं तो बचूंगा नहीं, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो वही इन्होंने फायरिंग की है, तो उसको इधर लगी है, माथे पर गोली मारी है उसको, कमांडर को। वो तो जगह पर ही गिर के, बस उनकी फायरिंग से फिर चारों तरफ से सारे लोग उठे हैं। तो इनको अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं एक थोड़ा अलग जाविये से आप दोनों से बात करना चाहती हूँ। सर आप बताइएगा कि इतनी बहादुर औलाद, क्योंकि वो चाहते तो किसी और तरह भी रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन ये आपकी परवरिश थी और जज्बा था मुल्क की खिदमत करने का कि उन्होंने इन्फॉर्म भी किया और वो मेंटली प्रिपेयर थे कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो ये जो बहादुर औलाद का ब्रॉटअप करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं? ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ इतने सारे पेरेंट्स हैं जो मिसगाइडेड हैं, जो बच्चे हैं मिसगाइडेड हैं। अब रिसेंटली जो कश्ती का हादसा हुआ, ये वही सारे लोग थे जो मुल्क से मायूस होकर जा रहे थे। तो वो कौन सी चीज़ है जो आप किस तरह से आपने बच्चों की पर्सनालिटी बिल्ड की कि वो इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने कितने आराम से ले लिया? सर आप बताइए। मुल्क के लिए बहादुरी में तो इनके अबू यानी सभी के दादा अबू वो पूरे गांव में मशहूर है। उसके बाद ये ख़ुद भी बहुत निडर हैं। मैं बेसिकली शहर की हूँ, तो मैं तो अंधेरे में, अंधेरा होता था तो मैं कभी बाहर कदम मैंने नहीं रखा। तो ये बहुत मजाक उड़ाते थे, क्या होता है इधर, कुछ भी नहीं होता, आओ मैं तुम्हें लेके जाऊँ। सभी भी इसी तरह मुझे पकड़ रात लेते को थे। छुट्टी आता था तो रात को इधर पीछे ना पहाड़ियों पे बैठ जाता था, पूरी रात बैठ दोस्तों के साथ बैठे जंगल रहते थे। में शिकार के लिए दोस्त भी डर जाते थे, कहते हैं आंटी ये इसको बिल्कुल नहीं डर लगता, ये हमें पता नहीं किधर किधर जंगलों में घुसा देता है।
मैं कहा बेटा आप लोग जाते क्यों हो? क्या आंटी मैं इसके साथ भी, ये अकेले भी तो नहीं इसको भेजते हैं, हम इसके साथ ही होते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा बताइएगा कि जब ईद होती थी, छोटी ईद या बड़ी ईद, तो किस तरह घर का माहौल होता था और उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट होता था? उनको गाँव आने में इंटरेस्ट होता था। अच्छा, ये आपका गांव है? ये गाँव है। अच्छा। हम उधर होते थे तो इनको भी शौक़ होता था हम चले जाएं गाँव। मुझे नहीं याद पड़ता कि शादी के बाद कभी मैंने कोई ईद वहाँ गुजारी हो। हम ईद की सुबह ये नमाज़ उधर ही पढ़ते थे, ईद की नमाज़ पढ़ के हम सब लोग इधर आ जाते। उससे बड़ा शौक़ होता था हम गाँव जाए, दादा बू के गाँव जाए। तो दादा बू तो उन्होंने थोड़ा अर्सा ही देखे, 4-5 साल, फिर उनकी डेथ हो गई थी। दादी अम्मा उन्होंने देखी ही नहीं, उनकी पहले ही डेथ हो गई थी। लेकिन ताया चाचा इधर ही होते थे, तो वो बहुत खुश होकर गाँव आते थे। और खाने में क्या पसंद था उसे? क्योंकि बकरा ईद पे तो मुख्तलिफ तरह के खाने बनाती होंगी आप? उन्हें चिकन रोस्ट। अच्छा, ईद पे भी चिकन रोस्ट? नहीं, मटन भी पसंद था। मटन खुद बना लेते थे। अच्छा अच्छा आप हटे ना, मैं खुद बनाऊंगा। अच्छा। अच्छा। वो नमकीन मटन बना लिया, या कभी कोयटा गए थे, कोयटा से सीख के आए थे कि उधर मम्मा ऐसे बनाते हैं, हटे मैं आपको बना के खिलाता हूँ। अच्छा। वो उधर भी यूनिट में भी अपने सिपाहियों के साथ बना रहे होते थे। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि ये सिपाही है मैं इनके साथ मिलके ना करूँ, वो उनके साथ होते थे। और मेरा ख्याल है कि ऑफिसर से ज़्यादा सिपाही हमारे घर आए हैं, इतना उनके साथ दोस्ती होती थी। अच्छा, मैं पीछे देख रही थी आपने उनकी चीज़ें रखी हुई हैं, जी तो इनके बारे में बताएंगी कुछ? ये उनका यूनिफॉर्म है? ये उनके सब जी, ये उनकी यूनिफॉर्म है तस्वीरें? सारे उनके। इनके फ़ोन्स हैं? ये फ़ोन उनकी पॉकेट में था उस वक्त, इसको भी बहुत ज़्यादा बुलेट लगे हुए हैं। अच्छा। ये शूज़ ब्लड से भरे हुए हैं। अच्छा, ये उनका चप्पल और जी, ये उनके वो ये शूज़ ऑपरेशन पहने के हुए थे दौरान ना, ये जूते पहने हुए थे? वो ब्लड लगा हुआ है उसको। अच्छा अच्छा, तो बहुत आपने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये इसमें कितनी आपकी मोहब्बत है कि ये रोज़ आप लोग ये देखते हैं और रोज़ अपने बच्चे को मोहब्बत जाती है आप लोगों की तरफ से। मैंने आते ये देखा था। और ये आप किसी भी शहीद के घर जाएं तो ये बड़ी हिम्मत है हमारे माँ बाप की कि कितनी प्राइड और कितनी खूबसूरती से वो चीज़ें ऐसे संभाली हैं। और वो किसी भी कीमती ज़ेवरात से भी ज़्यादा, ये जूते और ये बेल्ट और ये पेरेंट्स फ़ोन और कोई भी आते हैं उनसे ज़्यादा उनके बच्चे ये चीज़ें देख के बड़े पुरजोश। हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर ये हो गया कि जो भी बच्चा मतलब ग्रोइंग अप है वो कहता मैं सभी हूँ, मैं कैप्टन सभी हूँ। सब यही कहेंगे मैं कैप्टन सभी हूँ, मैं भी ऐसे मारूंगा ठिशू करके। और इसी तरह और आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ से हिलते ही नहीं हैं। चीज़ें देखते रहते हैं कि ये सभी चाचू की हैं या सभी भाई की हैं, जो भी आते हैं बस इसी। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा नोट करती हैं आते जाते? मोबाइल, इसका फ़ोन। अच्छा, फिर उसको इतनी इसमें बुलेट्स कुछ लगी है। कामोफ्लाज वाला ही रखा हुआ उन्होंने, आर्मी वाला ही कवर एक लगाया वो हुआ खुद ही मोबाइल उन्होंने के ऊपर। जी, ये मिसेज ने दिया था कवर। अच्छा, जी, गिफ्ट किया था कवर उसको। तो उनकी मिसेस अब भी हैं आपके पास? नहीं उन्होंने शादी कर ली। तो सर आप इन चीज़ों में कौन सी चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं? मैं तो वर्दी ही देखता हूँ। उसकी वर्दी? जी। अच्छा, तो हालांकि अच्छी स्मार्ट एंड क्या हाइट थी उनकी? 5-6। क्योंकि मैंने उनकी तस्वीरें देखी है। लेकिन अच्छा, जब वो हुआ तो ये चीज़ें आपको आसानी से मिल गई? क्योंकि अक्सर होता है कि चीज़ें नहीं सर, पूरा और ये सब सही सलामत था? जी जी, सारा या हर उनके कुछ स्पेयर सामान भी होता नहीं, होगा? हर चीज़ सारी। एक सुई तक उन्होंने बेची, सब चीज़ें बेची हैं। और जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ था वो उसके तो साथ ही तस्वीर होती है? यूनिफॉर्म में नहीं थी उस वक्त। अच्छा, वो इंटेलिजेंस ड्यूटी बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे ना, तो उस अच्छा। वक्त वो सिविल में सादे होते थे। कपड़ों में जी, थे। सादे कपड़ों में। तो वो ब्लैक सूट उन्होंने पहना हुआ था, वो बिल्कुल वो नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, तो बस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शाम दाखिल हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे कि व्हाट कीप्स यू स्ट्रॉन्ग, क्या आपको मजबूत रखता है? क्योंकि ये वाक़यात तो पहले भी हुए और मुल्क के लिए ऐसे वाक़यात आप मुतवक्के होते हैं। वो अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, अब किसी और को नहीं भेजना। अच्छा। नहीं ये
वो भी आगे जाएंगे, सारों को छोटे छोटे बच्चों को आगे भेज देते हैं और वो करते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, वो अगर जो अब बड़ी सीट पे हैं वो भी तो पहले छोटे थे, वो भी इस प्रोसेस से गुजर के गए हैं। हैं। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। क्या घर में होते हैं वो नहीं मरते? बिल्कुल। और वो भी और तो और और, जाते हैं। और, और और ये तो शहीद इतनी शहीद तो शानदार मरता है, ही नहीं है, बिल्कुल। शहीद और तो ये तो मरता ही इतनी नहीं। शानदार है कि जी। अपने साथ साथ वो हमारी भी इज्जत बढ़ा। तो एक लम्हे के लिए गुस्सा नहीं है आप? नहीं है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, गुस्सा नहीं है। लेकिन ये बस ये अल्लाह का निज़ाम है, बस निज़ाम। और ये अल्लाह ताला चुन लेता है। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ख़ानदानों को हमने चुन कब लेता है और सोचा- लोगों को चुन लेता हमने है। कब सोचा था वो नॉर्थ वजीरिस्तान जाएंगे और वो अलग अलग से जाके कहीं उधर उनकी शहादत लिखी होती, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, आपकी शहादत से पहले कितनी देर पहले आप दोनों से जो कैजुअली बात हो जाती है? खैर, रात को ही वीडियो कॉल की थी उन्होंने एक दिन पहले, तो दिन में व्हाट्सएप पे बीवी के साथ भी लगे रहे हैं, भाइयों के साथ भी। तो भाई कह रहे हैं मम्मा 2 बजे तो मेरी बात हुई थी। तो अच्छा, मैंने आप लोगों का एक प्रोग्राम देखा था, उसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि उसमें आप ज़्यादा बात कर रहे थे और आप नहीं कर पा रही थी, और इस प्रोग्राम में आप ज़्यादा बात कर पा रही हैं और आप नहीं कर पा रहे। तो ये मेरा ख्याल एक एज अ पेरेंट एक फेज़ आता है कि कौन कितना ज़्यादा मजबूत महसूस करे, बिल्कुल किससे कितनी ज़्यादा बात की जा रही है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो आप लोगों ने एक दूसरे को कैसे हौसला दिया? क्योंकि हमने आपका बात ही नहीं अब की, तक आपका हमने पहला एक दूसरे से बात ही नहीं की, और यकीन करेंगे कि हमने एक दूसरे को हौसला नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। नहीं दिया। सिर्फ देखते थे एक दूसरे पर आंसू निकलते, कभी कुछ बोला नहीं मुझसे। अच्छा, जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम किसने रखा? वो मेरी बहन ने छोटी ने रखा। अच्छा, मैं सोची थी आपसे पूछूंगी कि इसका मतलब क्या है? सुबह की ताजगी, सुबह की सभी- ताजगी। जी, सभी सुबह की ताजगी। तो जब आपकी जब शादी हुई तो कितने अरसे बाद सभी पैदा हुए थे? 1 साल बाद। तो फिर ये पहले बच्चे को लेकर तो बहुत सारी परेशानी भी होती है, साल- संभालना 10 भी, और माह बाद। बहुत सारी यादें होती हैं। बहुत, बस ये पता नहीं, वो समझ में नहीं आया। वो माशाल्लाह उसको हमने तवज्जो भी बहुत दी, पहले थे बहुत ज़्यादा सारा तवज्जो कुछ, देते थे। मतलब मैंने उनको पढ़ाया भी खुद, कभी उनको ये नहीं किया कि मैंने ट्यूशन भेजा। मैट्रिक में भी जाके बाई चांस वो गए हैं, मैंने खुद ही उनको पढ़ाया सारा। तो बेस जब तक मैं उनसे सुनती नहीं थी तो मुझे तसल्ली नहीं होती थी। मैं बेटा मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ। रात को अगर छोटे हैं तो सो रहे हैं तो सोते सोते मैं उनके रिवीजन भी करा रही थी, साथ साथ कल में भी पढ़ाती, साथ साथ सोते भी पढ़ाती। मेरे साथ सोए होते थे, फिर मैं कहती थी बस सारा कुछ हो गया, अब आइस बंद कर लो, जल्दी से सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। वो चौकीदार आता था, सीटी बजाता था, तो वो सीटी बाबा से डरते थे। हाँ, फिर जैसे ही आवाज़ आती ना तो वो कहते सीटी बाबा आ गया, जल्दी से सो जाओ। जब छोटा था। बस फिर उस वक्त सो जाते थे। सीटी बाबा की आवाज़ आ गई, फिर उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी। तो आपसे डरते थे ज़्यादा? मदर्स का होता है ना कि फादर्स के साथ थोड़ा होता है, स्पेस में जाती है, अम्माओं से डरते हैं, तो आपसे बचपन में ज़्यादा डरते थे? बस कई दफ़ा डरते मार भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब बात माननी पड़ जाती ये नहीं मारते थे। मैं फिर पढ़ाई के दौरान हाँ, मैं उनको थोड़ा लगा सा देती स्ट्रिक्टनेस थी, करनी पड़ जाती और ये बल्कि दूर दूर से बैठे हुए आंखों से इशारे कर रहे होते थे, मतलब मत मारो, बोलते नहीं थे। ये इनकी एक अच्छी बात थी, ये कभी बोले नहीं है, कभी मैंने उनको पढ़ाते हुए मैंने मारा है, ये किसी बात पे डांटा है, बीच में नहीं बोले, दूर से इशारे करते थे कि नहीं करो, ये नहीं करो। फिर कहती थी आप चुप कर जाइए, मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप चुप कर जाएं, आप ना नहीं ये तो बोले। अम्मा का डोमेन है, इसमें नहीं आना आपने। लेकिन आप दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों एज अ कपल भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। शुक्र एक है। दूसरे को, मेरा ख्याल है कि ये भी क्यों नज़र आता है कि एक दूसरे को आपने एक दूसरे को भी संभाला है, अपने घर को तो संभाला ही ये सब के बाद, लेकिन एक दूसरे को भी। और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि अपना और लोगों से फिर बात भी करना इस बारे में, और उतनी खुशी और उतनी ही दुख से करना, और उतनी हिम्मत होना कि वो खुशियाँ बार बार दोहराना। तो मुझे बताइएगा कि आप जो उनके बाकी जो उनके बाकी सिबलिंग्स थे, उनको फिर आपने किस तरह से हौसला दिया? क्योंकि वो तो उम्र में छोटे थे, और ये छोटे ज़्यादा वाले तो disturb अभी हो तक गए। नहीं संभला। अभी ये यूनिवर्सिटी किया है तो इसने खुद को संभाला, ये उठ ही नहीं रहा था। ये तो सारा सारा दिन बेड पे पड़ा रोता ही रहता था। उठना, खाना, ना पीना, ना बात करना। मैं सो रहा हूँ ना, मुझे भूख नहीं है, मैं सो रहा हूँ ना। और ये अच्छे खासे हेल्दी थे, जितना अब आपने देखा है इतना कमज़ोर हो गया है। ये मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र किया, जब ये यूनिवर्सिटी किया है थोड़ा सा ये उठा है। किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं? अब नमल नमल में।
और क्या पढ़ते हैं वहाँ पे? ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस का अच्छा। GS का है। तो जब सभी थे छोटे, उनको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था? वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन जब छोटे थे, जब आप उन्हें कहीं नहीं पढ़ाती थी साइंस। साइंस में, वो ये तो इसीलिए सबका वो spare parts निकाल के ले आते एनिमल्स का वो बुक्स में ला देती थी जनरल नॉलेज की, तो वो उसमें से उनको एक एक लफ्ज़ याद होता था। प्रिंटिंग का बहुत शौक था उसको। वो तो बहुत ज़्यादा, ये छोटा भी करता है, ड्राइंग स्केचिंग करते हैं, दोनों करते हैं। जो जो भाई ने करना है ना, ये सब बिल्कुल वही। आपके 3 बेटे? तीन। 3 बेटे। और जो एक तो सभी और एक ही, और जो दूसरे इसके? दूसरा बड़ा है वो जॉब का है। अच्छा, वो क्या करते हैं? ये MES में सिविल इंजीनियर। अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब मतलब ये भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है कि जब आप अपनी बहू को लेके आए और फिर उन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की, तो वो भी आपकी एज ए पेरेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने स्पेस दिया कि यार आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हमें हैं। नहीं पता कि हमारी बेटी नहीं है, लेकिन जब वो हमारे घर में आई इतनी हमारी रौनक थी। यकीन करें कि हर बंदा ये कहता था कि ये लगता नहीं है आपकी बहू है, और उसने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, हमने भी उसको बहुत स्पेस दी, हमें फील नहीं हुआ कि वो हमारी बहू है। और जब उनके पेरेंट्स ने, आपने ये सब ने फैसला लिया, तो आपने फिर बहुत आसानी से कहा कि ठीक है ठीक है, आप आ। ठीक। अच्छा, वो अपनी जैसे आप कहती हैं उनकी खाला ने उनका नाम रखा, तो और अपनी किन किन रिश्तों से ज़्यादा क्लोज थे वो ख़ानदान में? हम 2 बहनें काफ़ी अर्सा, मेरी छोटी बहन है वो विडो है, वो काफ़ी अर्सा हम इकट्ठे रहे हैं, ऊपर नीचे 2, मतलब अच्छा। ऊपर रहती थी मैं, नीचे स्टोरी में रहती थी। ज़्यादातर उन्हीं से ही क्लोज रहे हैं। वो है भी सबसे छोटी, तो वो बच्चों के साथ ऐसे जैसे फ्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड होती हैं, तो वो बच्चे भी उनके साथ हर तरह की बात शेयर कर लेते हैं। बाकी सबसे ही फ्रेंक है। मामू भी बहुत अच्छे थे, हैं अभी भी मामू, तो बड़े मामू तो, छोटे मामू इसके जाने से 1 साल पहले खुद चले गए, और बड़े मामू वो हैं, अल्लाह सलामत रखे उन्हें, वो बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच थे। उनको वो तो जर्नल ही कहते थे, ये मेरा जर्नल आ गया है, मेरा अच्छा। जर्नल वो आ गया नाम है। ही नहीं लेते थे, कहता आओ जनरल। अच्छा। मेरी बाजी भी यही कहती थी, बड़ी वाली, तो वो भी ये भी, ये मेरा जर्नल है ना, ये मेरा जर्नल है। अच्छा, अब ये बताई थी कि ये आप लोगों का घर आपने उनकी शहादत से कुछ अर्सा पहले ही, उन्होंने ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर उसका उन्होंने डिजाइन किया। अच्छा ये घर उन्होंने बनाया? खुद ही नक्शा बनाया था, फिर लेंटर डाल दिया था हमने, ये 2018 में लेंटर डाला है। फिर शादी का प्रोग्राम बना 19 में, हमने कहा चलो बाद में हम पूरा करेंगे इसको, इस साल हम शादी करते हैं। बस शादी के अभी शादी में ही थे, समझ लें कि 2 दफ़ा ये आए हैं छुट्टी, एक दिन 15 दिन, एक दफ़ा 10 दिन रमज़ान में आए थे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि वो पेरेंट्स जो नए नए पेरेंट्स बने हैं और उनको नहीं पता कि ज़िंदगी में किस तरह की चीज़ें हों, तो वो कौन सी एक टिप है जो आप देना चाहती हैं एज ए पेरेंट? बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को टाइम दें। ये नहीं कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा के, और ये जो सबसे बुरी आदत है ना, ये मोबाइलों की है। आप यकीन करेंगे कि इस दौर में भी मैंने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। 10th में जब ये पास हुए हैं सभी बहुत अच्छे मार्क्स लेके, जब मेरे भाई ने इसको गिफ्ट दिया था मोबाइल, तो मैं अपने भाई से अच्छे खासी लड़ पड़ी थी। अच्छा। मैं कहा भाई नहीं, ये अच्छा काम नहीं किया आपने। तो कहता नहीं बाजी, अब ये बड़ा हो गया है ना, अब इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, जब इसकी कोई ज़रूरत होती है वो मुझे पता होता है, जिस वक्त ज़रूरत होती है मैं ले देती हूँ। मैंने जब FSC में मैंने उसे कंप्यूटर लेके दिया, फिर कहे मुझे नेट लगवा के दो। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी आपका नेट का काम नहीं है, अभी कंप्यूटर आ गया है ना, अभी कंप्यूटर यूज़ करो, जब नेट का काम होगा मैं आपको नेट लगवा दूँगी। मम्मा आप करना होता है ना काम, बहुत सारा काम करना होता है। मैंने कहा नहीं, FSC में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब ये इंजीनियरिंग के लिए जब ये यूनिवर्सिटी में गए हैं, उस वक्त फिर मैंने इनको नेट लगवा के दिया। मैंने मतलब स्टेप बाय स्टेप, जब मुझे फ़ील हुआ कि मैं इनको ये है अब काम की ज़रूरत, तो फिर मैं उसको करवा के दे देती थी। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आप क्या टिप देंगे उन पेरेंट्स को जिन्होंने भी अपने बच्चों को बड़ा करना है? बच्चों के साथ अपने फ्रेंड की तरह उनको रखें, उनकी परवरिश करें, हर बात उनसे शेयर करें, सख्ती ना करें। सख्ती करते हैं बच्चे, फिर बातें बताते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है ना, आपस में भी पेरेंट्स को लड़ना नहीं है, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, फिर ही बच्चे भी इज़्ज़त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
और मुझे मेरे लिए खुद भी बहुत मुश्किल होता है ऐसे प्रोग्राम्स करना, लेकिन ये ज़रूरी भी है। मुझे एक तरफ पता भी होता है कि मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये बाय चॉइस करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह मजबूत रखे। आप लोग एग्जाम्पल हैं, और जो लोग एग्जाम्पल हैं वो तो अल्लाह के चुने हुए होते हैं। आप खुद एग्जाम्पल नहीं बन सकते, अल्लाह आपको ताला से example हमेशा बनाए। यही दुआ करते हैं, अल्लाह जी हमें सब्र दे और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।